Hello everyone. A very warm welcome to all of you. Today it's a day 2 of our lecture series for covering polity. It's important topics that are very useful and necessary just to ace all the government exams. Okay, so anyone of you having any doubt, they can cross check what I have told you earlier in this lecture or in day 1. Okay, so आप लोगों में से किसी को भी अगर डाउट है ना जो मैं पढ़ा रहा हूँ या फिर कोई भी ऐसा एक क्वेरी अराइज होती है कि यार जो ये पढ़ा रहे हैं या पेपर में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से किसी भी उसमें, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो कुछ क्वेश्चन यूपीएससी सीएससी में पूछा गए हैं, कुछ सीडीएस में पूछे गए हैं, कुछ सीएपीएफ में पूछे गए हैं, डायरेक्टली पूछे गए हैं एज इट इज, ठीक है। बाकी बात करूँ मैं एसएससी की या कोई रेलवे एग्ज़ाम की, या मैं बात करूँ आपके आर्मी के स्मॉलर लेवल एग्ज़ाम्स की, जैसे अग्निवीर हो गया, या फिर आप कोस्ट गार्ड की बात कर लो, या फिर आप किसकी बात करो, एफसीआई की बात कर लो, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की, या आईसीएआरआई की बात कर लो। अब किसी भी एग्जाम को उठा करके देखोगे जहाँ पे जीके या स्लैश जीएस एज अ सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है, या फिर आप यहाँ पे किसी भी स्टेट एग्जाम की बात कर लो, पर्टिकुलरली मैं भी फोकस करके जाऊंगा आपका उत्तराखंड को, बट उत्तराखंड और जो अदर ये एग्जाम्स मैंने आपको बताए, इन सबका सिलेबस जो है वो कंबाइंड है, ठीक है। तो आप लोग जो है इस वीडियो लेक्चर सीरीज से क्या है, जुड़े रहिए। आप लोगों को जो भी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ प्लीज़ उसको रिवाइज कीजिए, एंड आप लोग देखिएगा आप लोगों का जो स्कोर है वो कैसा राइज अप होता है, शूट होता है, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं। आज हमने टॉपिक लिया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पे डायरेक्टली प्रेसिडेंट से रिलेटेड क्या पूछे जाते हैं, आर्टिकल्स पूछे जाते हैं, कभी कभी प्रेसिडेंट की पावर पूछी जाती है कभी कभी, और बहुत सारे रिलेटेड टॉपिक्स हैं प्रेसिडेंट से, तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देखो अब आप लोगों को ना यार ये मत बोलना यार स्टैटिक जीके की तरफ से, आप लोग का स्टैटिक जीके की तरफ से अब मैं आपको बताऊं यार फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, सेकंड कौन थे, डॉट 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 अभी कौन चल रहे हैं। देखो ये है ना यार, ये पहले आते थे, अब ये नहीं आते, ठीक है। तो इस तरफ हल्का फुल्का आप लोग जाने की कोशिश ना करें। ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर चांस है, बिल्कुल रेयरेस्ट चांस है कि यार आपसे कोई पूछ ले फर्स्ट एंड लास्ट करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट आप लोगों को याद होना चाहिए। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आप लोगों को याद है या नहीं है, ठीक है। अगर किसी का भी कमेंट सेक्शन में रिप्लाई नहीं आता तो आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। चलो, फर्स्ट आपको पता होना चाहिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ इट्स सीट, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स सीट ही और शी, जो भी करंट प्रेसिडेंट है, जैसे द्रौपदी मुर्मू अभी करंट है, तो ये ऑटोमेटिकली बन जाते हैं फर्स्ट पर्सन स्लैश, इसको सिटीजन बोलते हैं वैसे, सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नाउ प्रेसिडेंट का डायरेक्टली चलता है, जैसे मैंने आपको बताया प्रेसिडेंट को पढ़ने का जो तरीका है वो हम लेके चलेंगे विद आर्टिकल स्लैश जो नेसेसरी टर्म्स है, जैसे क्वालिफिकेशन हो गया, आपका टर्म हो गया, पावर्स हो गई, उसके बाद हम बात करें तो नहीं चलो इतने ही पॉइंट, और इसके आगे जाएंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। मेनली जैसे अगर मैं बात करूँ तो कल हमने जैसे पढ़ा था, सैलरी हो गया, रेजिग्नेशन हो गया, अपॉइंटमेंट हो गया, ओथ हो गया, ये सारे पॉइंट्स हम एक संग डिस्कस करते हुए चलेंगे, आप लोग नोट करते हुए जाना जैसा जैसा मैं बताऊंगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 52 की। ये जो आर्टिकल होता है ना, ये बात करता है आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करता है। किसकी बात करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये बात करता है, ये हमारे क्या होंगे, नॉमिनल हेड ऑफ द कंट्री होंगे, प्लस जो अभी मैंने आपको ये बात कही फर्स्ट पर्सन या सिटीजन ऑफ इंडिया होंगे। ये बात करता है आर्टिकल नंबर 52,
ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं तुम्हारे आर्टिकल नंबर 54, ठीक हो गया, या 55 या 71, ठीक है। इनमें क्या क्या आ गया है, ये बात करता है आपके किससे, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसको पीआई लिख लूंगा, ठीक है, बार बार इतना बड़ा लिखना नेसेसरी टाइम को एक्सटेंड करता है, ठीक है। पीआई की बात करते हैं। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है ना, ही इज इनडायरेक्टली, या इसको हम बोलते हैं नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल्स ऑफ इंडिया, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हम डायरेक्टली अपॉइंट मतलब इलेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। ये किससे इलेक्ट होता है, ये होता है आपका एक इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टोरल कॉलेज से प्रेसिडेंट को हम इलेक्ट करते हैं, जिसमें क्या होते हैं, 3 पीपल्स होते हैं, चलिए पीपल स्लैश पर्सन्स लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये सिंगल पर्सन नहीं होते ना, बहुत पर्सन्स का क्या होता है, कॉम्बिनेशन ग्रुप होता है, जिनको हम 3 हिस्सों में बांट देते हैं। देखो फर्स्ट इसमें क्या होंगे, इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, कहाँ के, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट में क्या होता है, लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों का, ठीक है। सेकंड इसमें क्या आ जाते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ऑल 28 स्टेट्स। अगर हम इनकी बात करें, अगर इनको हम एमपी ले लेते हैं तो इनको हम एमएलए बोल देते हैं, ठीक है। और लास्ट बात है ना, यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर्स, वापस से इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ, यहाँ पे ऑफ मैंने इसलिए लिखा, यहाँ पे 3 यूटीज आती है, क्या आती है, 3 यूटी। सबसे पहले क्या आती है आपकी, दिल्ली, नेक्स्ट पुडुचेरी या पुडुचेरी, और थर्ड स्टेट की, ठीक है। अभी जो हमने पढ़ा आपको बता देता हूँ, जो प्रेसिडेंट के लिए आर्टिकल जो रिलेटेड होते हैं किसके लिए, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के लिए 54, 55 एंड 70। करेंटली अभी हम 54 की बात कर रहे हैं, 55 और 70 आपको थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन कर दूंगा, बट यहाँ पे इसलिए लिखे, कभी अगर क्वेश्चन आ गया कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स क्या क्या है, तो ये 54, 55 एंड 70, ठीक है। नाउ हमने बात करी कि जो प्रेसिडेंट है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है, वो डायरेक्टली पीपल्स के द्वारा इलेक्टेड नहीं होता। तो इलेक्ट कैसे होता है, वो होता है आपका इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली 3 पर्सन होते हैं जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए। फर्स्ट जो हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, यानी कि लोकसभा राज्यसभा के। सेकंड वो मेंबर्स जो हमने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में क्या करे हैं, चुने गए हैं, ठीक है, जिनको भेजा है हमने। एंड द थर्ड हमारी यूटीज के मेंबर। नाउ प्रेसिडेंट से रिलेटेड ना आप लोगों को ये चीज समझनी होगी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको समझना चाहिए। कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर वोट कास्ट नहीं कर सकता। अब इसका एक रीजन है जो मैं आपको बताऊंगा कि हमारे वहां ना प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए, कितनी बार भी इलेक्ट करने के लिए कोई लिमिट नहीं है। और यही नॉमिनेटेड मेंबर्स को हम क्या करता है, हमारा प्रेसिडेंट क्या करता है, प्रेसिडेंट चूज करता है, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक फील्ड से। अब अगर नॉमिनेटेड मेंबर को प्रेसिडेंट चूज कर रहा है तो नॉमिनेटेड मेंबर्स तो उसी प्रेसिडेंट को वोट करेंगे। तो इस एम्बिग्यूटी को हटाने के लिए हम नॉमिनेटेड मेंबर्स को वोट डालने का अधिकार नहीं देते हैं, ठीक है। ये पॉइंट जो मैं समझा रहा हूं इनको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इससे पहले जो हमने ये चीज पढ़ी ना भी है, ये जो भी चीज पढ़ी इसमें एम्बिग्यूटी आती है कब, पेपर्स में जब हम डिस्कस करते हैं। ये आप लोगों को ना ये जो चीज मैंने भी बताई भी आसान लगी होगी, बट इन पेपर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि यार मेंबर कहाँ से सिलेक्टेड होते हैं कहाँ से नहीं होते हैं, ठीक है। इसको ध्यान से पढ़िएगा, ये एज इट इज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है।
देखो अगला जो मैं बताने वाला हूँ वो है आपका, देखो अभी मैंने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करी, तो अब उसी की बात करते हैं, उसकी विधानसभा की। विधान परिषद, विधानसभा तो वो था, परिषद की बात करते हैं। जो विधान परिषद के जो मेंबर्स होते हैं ना, आप चाहे इलेक्टेड ले लो स्लैश नॉमिनेटेड ले लो, क्या ले लो, इलेक्टेड स्लैश नॉमिनेटेड। ये लोग ना वोट नहीं करते हैं, इनके पास भी वोट का अधिकार नहीं है। अब ये विधान परिषद कहाँ की बात करी जा रही है, इसको याद करने का एक तरीका है तुम्बक, तरीका है सॉरी, तुम्बक। तो देखो टी से आ गया आपका तेलंगाना, यू से यूपी, एम से महाराष्ट्र, सॉरी मध्य प्रदेश, आई एम सॉरी कंफ्यूज्ड अ लिटिल बिट, मध्य प्रदेश। बी से आपका बिहार, ए से आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, और आपका के से कर्नाटका, कर्नाटका। मैंने क्या बताया, तुम्बक बताया। टोटल कितने हैं, 6, ठीक है, काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 है, यानी कि विधान परिषद की बात करी, किन स्टेट्स की बात करी जा रही है, इन 6 स्टेट्स की बात करी जा रही है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। नाउ कोई भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, अभी जैसे हम विधान परिषद की बात करिए, हम विधानसभा भी बोल सकते हैं इनको, ठीक है। इस पे कोई भी पर्सन वोट तब नहीं करेगा, अभी देखो ये वोट करता था, मैं इसलिए यहाँ पे दोबारा बता रहा हूँ, ये वोट तब नहीं करेगा, इसको याद करिए, जब कोई भी स्टेट किसके अंडर है, प्रेसिडेंट और रूल के अंदर है, तो इनका वोटिंग अधिकार यहाँ पे क्या हो जाता है, छिन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम जो बात करते हैं, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं ना, किसी भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में किसी भी स्टेट या किसी भी पर्सन को, किसी भी स्टेट को इक्वल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए ना, क्या इक्वल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, ठीक है, टू ऑल द स्टेट्स, हम क्या करते हैं, हाईएस्ट पॉपुलेशन में क्या कर देते हैं, देखो वोट फिक्स करते हैं, हाईएस्ट जो पॉपुलेशन होगी उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, देखो ध्यान से सुनना, 1 वोट इज इक्वल टू 208 वोट, यानी कि 208 वोट मिला करके एक वोट के बराबर होगा। और वहीं पे लोएस्ट पॉपुलेशन भी क्या होगा, देखो मिनिमम वैल्यू, जैसे सिक्किम की ले लेते हैं, तो यहाँ पे 1 वोट किसके बराबर होगा, 7 वोट्स के बराबर होगा। ऐसा क्यों किया गया ना, ये देखो आप लोगों को ना इसको याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे ये जस्ट एक फैक्ट है, एक नॉर्मल सा फैक्ट है, इसको मार्क कर रहता हूँ, लेस इंपॉर्टेंट है, बस इतना जानने की कोशिश करिए। देखो यूपी की जो स्टेट है ना, उस पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ के जो एमपी एमएलए हम सिलेक्ट करेंगे वो उनकी अमाउंट ज़्यादा होगी। वहीं कंपैरेटिवली सिक्किम की बात करेंगे, तो वहाँ पे एमपी एमएलए जो भी सिलेक्ट करके आएंगे, उत्तराखंड की बात करते हैं, तो वहाँ पे ना जो एमपी एमएलए 5 और 3 जो भी सिलेक्ट करके आएंगे वो बहुत कम होंगे, ठीक है। उनका जो वोटिंग राइट होगा वो बहुत कम होगा, क्यों, क्योंकि देखो हमारी पॉपुलेशन और यूपी की पॉपुलेशन में क्या है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। उस डिफरेंस को मिनिमाइज करने के लिए ना, ताकि हम लोगों के द्वारा जो लोग चुने गए हैं उन लोगों के वोट की वैल्यू और यूपी के लोगों के द्वारा जो चुने गए हैं लोग उनके वोटों की वैल्यू सेम हो, इस चीज के लिए, बस इस चीज को मैंने आपको बताया कि कैसे इन वोट्स को क्या करा जाता है, इक्वल किया जाता है, ठीक है। नाउ अगला पॉइंट चलते हैं। देखो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए जो बेस ईयर लिखा जाता है ना, बेस ईयर, ये क्या है, 1971 के सेंसस को लिया जाता है। देखो अभी जो मैंने आपको समझाया ना कि पॉपुलेशन का जो डिफरेंस आता है वो किस वजह से आता है, क्योंकि एमपी स्लैश एमएलए ऑफ वन स्टेट एंड द अदर स्टेट आर कैरिंग डिफरेंट नंबर ऑफ वोट्स, ठीक है। अब इस चीज को अभी फिक्स किसकी वजह से कर रखा है, 1971 की वजह से कर रखा है, क्यों, इसके बाद तो पॉपुलेशन बड़ी होगी, इसीलिए इस हैप हैजार्ड को कंट्रोल करने के लिए, ताकि सभी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए, 1971 के सेंसस को हम क्या लेके चलते हैं, बेस ईयर लेके चलते हैं, ठीक है। नाउ अभी हमने बहुत बात कर ली यार, इलेक्शन होता है किस तरीके से होता है। देखो जो इलेक्शन अभी करंटली हम करा रहे होते हैं ना, उसमें जो वोटिंग होती है ना, वोटिंग वो क्या होती है, सिंगल
ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, वोटिंग सिस्टम होता है। देखो इसमें क्या होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है, ठीक है, आप लोगों को समझने की बात समझ में आनी चाहिए। इसको हम प्रेफरेंशियल वोटिंग भी बोलते हैं, प्रेफरेंशियल वोटिंग भी बोलते हैं। तो समझने की कोशिश करना, आप, मैं और 2-3 लोग अगर चुनाव में खड़े हैं, मेरा नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और आपके फैमिली मेम्बर्स को वोट करने के लिए बोला गया। सपोज करो जो हमारा फर्स्ट पर्सन को आपने वोट दिया है ना, वो कहीं रेस में है ही नहीं, और ये इसका वोट जो आपने दिया ये कैंसिल हो जाएगा, आपका डायरेक्टली वोट ऑटोमेटिकली सेकंड पर्सन को चला जाएगा। मान के चलो सेकंड पर्सन भी रेस में नहीं है, थर्ड पे चला जाएगा। यानी कि आपको एक लिस्ट दी जाती है, उस लिस्ट के अकॉर्डिंगली आप अपनी प्रेफरेंस डालते हो कि मेरा फर्स्ट पर्सन प्रेसिडेंट के लिए ये होगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। उसके अकॉर्डिंगली जब हम वोटिंग काउंट करते हैं तब जाकर के हम डिसीजन फाइनल देते हैं कि कौन जीता, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम या प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम। अब कोई भी पर्सन 50% +1 वोट ले आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, विनर घोषित करते हैं, और वही हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन जाता है। POI भी बोलते हैं इसको, POI लिख लेते हैं, चलो ठीक हो गया। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। देखो अब अभी अभी मैंने आपको बताया यार, जो 50% +1 लेकर के आया वो जीत गया। नाउ सपोज करो डेड लॉक हो गया, डेड लॉक हो गया। इसको कहानी की तरह समझोगे तो आप लोगों को इजीली समझ में आएगा, अगर थोड़ा जल्दीबाजी करोगे तो आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम दो और इसको क्या करो, एक बार ध्यान से सुनो, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो अब डेडलॉक की कंडीशन आ गई। डेडलॉक मतलब यार सबको बराबर वोट मिल गए, 50-50 मिल गया, मान के चलो 2 पर्सन्स थे, दोनों को 50-50 मिल गया। अब इस केस में अगर हमने किसी को प्रेसिडेंट को चुनना है तो देखो एक पर्सन होता है, कौन, स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा के पास इस टाइम पे पावर होती है क्या, वोट डालने की, जिसको हम क्या बोलते हैं, कास्टिंग वोट, या क्या बोलते हैं, डिसाइडिंग वोट, डिसाइडिंग वोट। देखो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि जीतेगा कौन, 50% +1 वाला वोट। अभी जो 1 वाला वोट है ना, ये यहाँ पे किसका जरूरी बन जाता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा का। ये जिसको भी अपना ये कास्टिंग वोट या डिसाइडिंग वोट देगा वो आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन जाएगा, ठीक हो गया। डेडलॉक वाली कंडीशन आपको समझ में आ गई। नाउ यार अभी तक हमने सारी बात तो कर ली। नाउ प्रेसिडेंट के इलेक्शन में होता क्या है, चलो इस टाइम पे अब हम बात करते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट की। सिक्योरिटी डिपॉजिट की, देखो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो होता है ना वो होता है सब, इसको समझने से पहले आपको 2 वर्ड समझने पड़ेंगे। एक होता है आपका प्रपोजर या प्रपोजर्स, और दूसरा होता है आपका सपोर्टर्स। देखो प्रपोजर्स वो पर्सन होते हैं जो आपका नेम क्या करते हैं, नेम प्रोवाइड करते हैं इलेक्शन के लिए, ठीक हो गया। और सपोर्टर्स कौन होते हैं, जो आपको क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं आपके, या आपके नाम के डिसीजन को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं कि हाँ ही और शी विल बी आर कैंडिडेट, ठीक हो गया। नाउ सिक्योरिटी डिपॉजिट ना, सबसे पहले आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि भाई ये जमा किसके किसके पास होता है, तो RBI के पास होता है। नाउ सिक्योरिटी डिपॉजिट को का मतलब वापस लेने के लिए मिनिमम जो आप लोगों को वोट लेने हैं वो 1/6 वोट्स लेने हैं पूरे के पूरे इलेक्शन में जो कास्ट हो उसमें से, ठीक है। नाउ अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें, किसकी बात करें, प्रेसिडेंट की बात करें, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए आपके पास 50 प्रपोजर्स होने चाहिए और 50 क्या होने चाहिए, सपोर्टर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए, 50 प्रपोजर्स और 50 सपोर्टर्स होने चाहिए। नाउ अगर हम जनरल या OBC कैंडिडेट की बात करें तो इनके पास 15,000 रुपीज क्या होना चाहिए, सिक्योरिटी डिपॉजिट होना चाहिए। ST SC की बात करें इनके पास 15,000 होना चाहिए। और कैंपेन में ना आपको, कैंपेन में आप अनलिमिटेड पैसा यहाँ पर खर्च कर सकते हो, इसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। हाँ वैसे भी पैसे ज़्यादा खर्च नहीं होता क्योंकि सारे के सारे MP MLAs वैसे ही इलेक्टेड होते हैं, तो उन्हीं में ये इलेक्शन चलता है। नाउ यहाँ पे एक बोनस पॉइंट आपको बताऊँ, जो प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट होता है ना, जो हम आगे पढ़ेंगे उसके लिए भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पे ना 20 प्रपोजर और 20 सपोर्टर्स होते हैं और सेम अमाउंट ऑफ क्या होता है, डिपॉजिट जमा होता है। ये हम आगे जाकर वीडियो में जब पढ़ेंगे ना तो मैं आपको बताऊंगा। चलो
एमपी की बात कर लेते हैं। अगर एमपी का इलेक्शन होता तो 1 प्रपोजर 1 सपोर्टर, ऐसी एमएलए में भी 1 सपोर्टर 1 प्रपोजर। देखो इनका जो डिपॉजिट होता है वो 25,000 होता है, इनका कितना होता है 10,000। अगर वो एसटी एससी कैंडिडेट है तो 12,500 और ये 5,000। नाउ ये पर सीट जो खर्चा कर सकते हैं वो 70 लाख पर सीट है, ठीक है। और ये जो 40 लाख पर सीट या और 28 लाख पर सीट, ठीक है। ये डिफरेंस क्यों है मैं आपको आगे जाकर के बताऊंगा जब हम कनेक्ट करेंगे। बस ये जो नॉलेज है ये वाली, इसको बस एज अ कनेक्टिंग नॉलेज अभी याद करिएगा, प्रेसिडेंट पे इसको मत देखिएगा, ठीक है। नाउ प्रपोजर सपोर्टर्स आपको मैंने बता दिए। नाउ अभी मैंने ना आपको थोड़ी देर पहले एक आर्टिकल बताया था, देखो 54, 55, 71 बताया था ना। 54 तो मैंने डिस्कस कर लिया था, क्या था, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में कौन कौन से लोग वोट करते हैं। नाउ अभी हम बात करते हैं आपका डिस्प्यूट का। किसकी बात करते हैं आपके डिस्प्यूट की। मान के चलो इलेक्शन तो हो गया, अब डिस्प्यूट अराइज हो गया किसमें, इलेक्शन पे। किसके, यहाँ पे ले लेते हैं हम प्रेसिडेंट और एक बोनस पॉइंट वाइस प्रेसिडेंट, दोनों के इलेक्शन में। इसको डील करता है कौन, आपका सुप्रीम कोर्ट, जो हमने फर्स्ट वीडियो में डेल्ट किया हुआ है, ठीक है। और ये किस आर्टिकल के थ्रू करता है, आर्टिकल नंबर 71 के। अभी जस्ट हमने देखो लिंक कर दिया, एक अभी करेंटली जो लेक्चर है और इससे पहला लेक्चर है, ठीक है। तो 71 आर्टिकल से हम क्या करते हैं, इसको डील करते हैं किसी भी डिस्प्यूट में, ठीक है, जो डिस्प्यूट राइज होता है ना। अब यार हमने सारी बात कर ली। नाउ प्रेसिडेंट मान के चलो हो गया, कोई बन गया। अगर कोई प्रेसिडेंट बन गया तो उसको ओथ कौन देगा, ओथ हो गया तो सर ओथ, ओथ कौन दिलाएगा, देखो ओथ सबसे पहले दिलाएगा कौन, ये दिलाता है आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। या अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये ओथ दिलाएगा, ठीक है। ओथ दिला दी, लेकिन ये ओथ दिलाएगा कौन सा आर्टिकल में, ये दिलाएगा आपका आर्टिकल नंबर 60 के, ठीक है। नेक्स्ट, अब चलो ओथ दिला दी हमने, तो प्रेसिडेंट कितने साल के लिए बना रह सकता है, ये हमें कौन सा आर्टिकल बताता है, ये आर्टिकल बताता है हमारा आर्टिकल नंबर 56, सॉरी आर्टिकल नंबर 56, ठीक हो गया। ये हमें बताता है, लेकिन कितने साल के लिए बनता है, 5 ईयर्स के लिए बनता है, ठीक हो गया। नाउ देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था यार कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो इलेक्शन में पार्ट नहीं लेते। वो क्यों नहीं लेते, देखो क्योंकि आर्टिकल नंबर 57, क्या आर्टिकल नंबर 57 अभी आपको क्या बताता है, ये आपको बताता है कि कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट ऑन हाउ मेनी टाइम्स अ पर्सन कैन बी इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये नो लिमिट। ये आप याद करना। देखो अभी तक का हमने कौन कौन सा आर्टिकल डिस्कस कर लिए, मैं फर्स्ट आपको दोबारा से बताता हूँ। आर्टिकल हमने 52 डिस्कस करा जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बताता है। नाउ 54 का था जो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में डील करता है। 55 एंड 71 भी हमने इसी के साथ पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ पढ़े पॉइंट्स जो क्या है इंपॉर्टेंट है, जो आर्टिकल नंबर 54, 55 एंड 71 से रिलेटेड है। उसके बाद हमने छोटे से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लिए जो ज़्यादा ज़रूरी नहीं थे, बस एक कास्टिंग वोट के बारे में पढ़ा जो डेडलॉक की कंडीशन में आता है। उसके बाद हम लोगों ने जो पढ़ा वो पढ़ा आपका किसके बारे में, डिस्प्यूट के बारे में पढ़ा, जो आर्टिकल 71 पे है। नाउ 54, 55 एंड 71 हमारे यहाँ पे फिनिश हो गए। हमने अब ओथ की बात करी, ओथ में हमने सीजीआई के बारे में बात कर ली जो आर्टिकल 60 में बताता है, एंड देन टर्म की बात करी, 56 की बात करी, 57 की बात कर ली जो नो लिमिट के बारे में बताता है। तो हमारे आर्टिकल ऑल एंड ऑल सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट है वो चलते जा रहे हैं। बाकी अगर कोई मिस भी हो रहा है तो इस फॉर्म में मत जाना यार, हमने वो आर्टिकल मिस कर दिया, जैसे 53 मिस कर दिया। तो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है हम अभी वही डिस्कस करें, ठीक है। नाउ टर्म हमने देख लिया। नाउ सैलरी की बात करते हैं। देखो सैलरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, 5 लाख होती है, बट इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वो टैक्स फ्री होती है, तो सैलरी हम लिखते नहीं। चलो हम आगे बढ़ते हैं। नाउ मान के चलो डिस्प्यूट हो गया, ओथ हो गया, टर्म भी कर लिया, मान के चलो इन्होंने रेजिग्नेशन देना है, इसको देना है रेजिग्नेशन देना है। अभी किसको देंगे, ये देंगे आपके वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देंगे, ठीक है, रेजिग्नेशन। नाउ रेजिग्नेशन नहीं दिया और इनको हमने हटाना है, तो इनके हटाने की प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ना आर्टिकल 61 में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पॉइंट।
और ये अपने में खुद एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये कौन सा आर्टिकल की बात की हमने, 61 में बात करी। देखो इसको करने का क्या तरीका होता है, इम्पीच करने का तरीका क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को पता होना चाहिए, रेजोल्यूशन लेकर के आते हैं, ठीक है। वो रेजोल्यूशन जो है एक रिटर्न कंप्लेंट के फॉर्म में होना चाहिए। नाउ ये ना फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को पता होना चाहिए, ईदर हाउस में आप इंट्रोड्यूस करा सकते हो, ये भी अपने में एक पॉइंट है, ठीक है, याद करनी है। मैं इसीलिए अलग अलग लिखा रहा हूँ, वरना लिखाने में कोई मेरे को मजा नहीं आ रहा है, ठीक है, समझने की कोशिश करना। नाउ सपोज करते हैं हम कहाँ से लेकर के जा रहे हैं, लोकसभा से, और लोकसभा में हम क्या करा रहे हैं, इसको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट या इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। तो जब हमने लोकसभा में इसको इंट्रोड्यूस कराया है ना, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो 1/4 पर्सन है किसके, टोटल के, वो पर्सन इसको क्या करने चाहिए, साइन करने चाहिए। 1/4 ऑफ टोटल इसको साइन करने चाहिए। जब इसको साइन करेंगे ना, तो एक 14 डेज का क्या दिया जाता है, प्रेसिडेंट को नोटिस दिया जाता है, ठीक है। प्रेसिडेंट या सभी लोगों को नोटिस दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, प्रोसीडिंग्स चलती है, प्रोसीडिंग्स जब चलती है ना, तो इस प्रोसीडिंग में टोटल जब वार्तालाप होती है, बहस होती है, तो 2/3 साइन लोगों ने कर रही होनी चाहिए, सिग्नेचर से। जब तक 2/3 सिग्नेचर नहीं करेंगे किसके, टोटल के, तब तक का ये आगे नहीं जाएगा। और अगर सपोज करो साइन कर दिए, तो ये मूव करता है कहाँ, डायरेक्टली टू राज्यसभा, ठीक है। यहाँ पहुंच गया, राज्यसभा में पहुंच गया, ठीक है। इसको घुमा कर मैंने देखा, राज्यसभा में पहुंच गया। जब ये राज्यसभा में वापस गया, तो 1/4 टोटल पॉपुलेशन को इसमें साइन करना होता है, ठीक है। जब इन्होंने साइन कर दिया, उसके बाद क्या होगा, देखो ये जो वाला पॉइंट मैंने आपको बताया ना, ये वाला पॉइंट है ना, ईदर हाउस वाला, ये वही पॉइंट है कि आप ईदर हाउस में जाओगे तो 1/4 ने साइन करना ही करना है, ठीक हो गया। जब 1/4 ने साइन करना ही करना है, तो आप किसी भी हाउस में, तो ये मैंने आपको पहले बता दिया ना। जब ये राज्यसभा में गया ना, राज्यसभा में जाने के बाद 2/3 ऑफ टोटल ने क्या करना है, साइन करना है। जब 2/3 साइन कर देंगे, तब जाके आपके प्रेसिडेंट जी क्या करेंगे, रिमूव हो जाएंगे, ठीक हो गया ना। प्रोसेस समझ में आई आपको, देखो दोबारा बताता हूँ। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हम करते हैं, वो आर्टिकल 61 के थ्रू करते हैं। जब हम आर्टिकल 61 के थ्रू करते हैं, तो रेजोल्यूशन को पास करते हैं, और उस रेजोल्यूशन में एक रिटन कंप्लेंट होनी चाहिए, किसके खिलाफ, प्रेसिडेंट के खिलाफ। उस प्रेसिडेंट के खिलाफ जब हम आगे इस रेजोल्यूशन को मूव करते हैं, तो किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जिस भी हाउस में इंट्रोड्यूस करेंगे, वहाँ के 1/4 मेंबर ने साइन करना चाहिए। और वहां से उसके बाद 14 डेज का नोटिस जाता है। 14 डेज का नोटिस जाने के बाद 2/3 ऑफ द टोटल पर्सन ने प्रोसीडिंग होने के बाद साइन करना चाहिए, एंड वो नेक्स्ट हाउस में जाएगा, वहां भी 2/3 पर्सन ने साइन करना चाहिए। उसके बाद जाकर के प्रेसिडेंट जी आपकी क्या होंगे, ठीक है। यहाँ तक हमने बात कर ली, रिमूव तो हमने बहुत कर लिया, लेकिन क्वालिफिकेशन तो जान ली हमने। अब प्रेसिडेंट जी की क्वालिफिकेशन क्या है, देखो ये क्वालिफिकेशन आपकी दी जाती है अंडर आर्टिकल 58, ठीक है। किस आर्टिकल के थ्रू, अंडर आर्टिकल 58। देखो 56 हमें क्या बोला था, अभी उनको टर्म के बारे में बोला था। 57 नंबर ऑफ टाइम्स वो इंक्लूड, मतलब एन नंबर ऑफ टाइम्स वो लोग क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट नियुक्त हो सकते हैं। अब 58 उनकी क्वालिफिकेशन के बारे में बात बताता है। देखो क्वालिफिकेशन में सबसे पहले क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया ये होने चाहिए, ठीक है। सिटीजन ऑफ इंडिया है, तो मिनिमम एज यहाँ पे क्राइटेरिया आता है, मिनिमम एज इनकी कितनी होनी चाहिए, एज होनी चाहिए आपकी 35 ईयर्स। ये भी पेपर में आता है, 1 मार्क पूछ लेता है, ठीक है। कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ये होल्ड नहीं कर सकते, ठीक है। या इसको डायरेक्टली बोलते हैं, नो परमानेंट ऑफिस ये होल्ड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ये प्रोक्लेम्ड क्रिमिनल
हो सकते, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो है इंसेन स्लैश इंसॉल्वेंट नहीं हो सकते, ठीक हो गया। नेक्स्ट, ये कोई भी गवर्नमेंट पोस्ट को होल्ड नहीं कर सकते। ये 3 पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। प्रोक्लेम क्रिमिनल्स नहीं हो सकते, इंसॉल्वेंट नहीं हो सकते, या इंसेन नहीं हो सकते, ठीक है। और कोई भी गवर्नमेंट पोस्ट को होल्ड नहीं कर सकते। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन आता है। कोई भी गवर्नमेंट पोस्ट का मतलब सब इंक्लूडेड नहीं होती। ये प्रेसिडेंट स्लैश वाइस प्रेसिडेंट हो सकते हैं, ठीक हो गया। ये गवर्नर हो सकते हैं, और ये मिनिस्टर हो सकते हैं किसके, सेंटर स्लैश स्टेट के। इन 3 चीजों को छोड़ करके ये किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट को होल्ड नहीं कर सकते। देखो क्वालिफिकेशन क्या हमारा, अभी मैंने आपको बताया था ना, आर्टिकल 61 पे क्या होता है, प्रेसिडेंट जी का क्या होता था, इम्पीचमेंट होता था। क्या था, इम्पीचमेंट हो गया है तो उनके बाद उनकी वैकेंसी भी तो क्रिएट होगी। वैकेंसी मिस कर दिया, इसको मैं थोड़ा आगे पढ़ा देना चाहिए था, बट कोई नहीं, साइड में चलना है। आर्टिकल 58 उसके बाद ये है 56 57 के बाद, तो थोड़ा सा स्टोरी पे आप लोग मिस मत करिए। वैकेंसी की बात करते हैं। वैकेंसी हमने क्रिएट कहाँ से करी थी, आर्टिकल 61 से करी थी। तो वैकेंसी को फिल कहाँ से करनी है, आर्टिकल नंबर 62 से। देखो वैकेंसी अभी फिल करने वाली नहीं है, आएगी कैसे इसकी बात, ठीक है। देखो प्रेसिडेंट की डेथ हो सकती है, तब वैकेंसी आ जाएगी, या ये रेजिग्नेशन दे देते हैं तब आ जाएगी, या इनका क्या हो सकता है, इम्पीचमेंट हो सकता है आर्टिकल नंबर 61, या ठीक है, या क्या हो सकता है, या बीमार है बहुत ज़्यादा, या इलनेस ऐसी इलनेस की इनको ऑफिस में काम करना मुश्किल हो जा रहा है, ठीक है। बहुत लंबे समय से इलनेस इनकी चल रही है, ऐसा समझ लीजिए। नाउ जब ये कोई भी केस होता है ना, इस टाइम पे ऑफिस क्या होता है, वेकेंट हो जाता है। इस ऑफिस को फिल करने के लिए वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं। सपोज करो वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्ट करते हैं, और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है ना, तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, ठीक है ना। वैकेंसी हमने क्रिएट कर दी, वैकेंसी हमने क्रिएट कर दी, तो इस वैकेंसी को फिल भी तो करना है। फ्रेश इलेक्शंस कब कराया जाता है, फ्रेश इलेक्शन ऑलमोस्ट 6 मंथ्स के अंदर आपको इनको कराना पड़ता है, या 183 डेज के अंदर, ठीक है। कब से, जब से ये वैकेंसी क्या होती है, ऑफिस की ओपन होती है, तो उस डेट से लगभग 183 डेज तक का आपके पास टाइम होता है, या 6 मंथ का टाइम होता है, आप इसको क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो। अब हम बात करते हैं किस चीज़ की, प्रेसिडेंट की बात कैसे इलेक्ट हुए, कैसे हो सकते हैं, कैसे वैकेंसी क्रिएट हो सकती है, किस आर्टिकल के थ्रू वो कौन सा काम कर सकते हैं, हमने ये सारी चीज़ें बताई, उनका इलेक्शन कैसे क्रिएट होता है, ठीक हो गया। नाउ अब प्रेसिडेंट जी इतने पावरफुल हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने इनके बारे में किस चीज़ के बारे में बात करनी है, वो बात करनी है इनकी पावर्स के बारे में। पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नाउ देखो पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हम कैसे पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इसको किसमें, 4 अलग अलग पार्ट्स में, 4-5 जो भी पार्ट्स होंगे उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम जो बात करेंगे वो पढ़ेंगे हमारी एग्जीक्यूटिव पावर्स की। देखो अभी आप लोगों को ना क्या होता मैंने 53 आर्टिकल नहीं पता, मैं कुछ आर्टिकल्स मिस कर रहा था, उसमें 53 था। तो ये जो आर्टिकल है ना, आर्टिकल सॉरी, ये जो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट है, ये आर्टिकल 53 के अंदर आती है, ठीक है। पावर्स ऑफ अपॉइंटमेंट, इसको हम अगर बेसिकली बात करते हैं तो इनको हम बोलते हैं पावर्स ऑफ अपॉइंटमेंट की बात करते हैं, ठीक है। अभी किस को अपॉइंट करते हैं, देखो सबसे पहले हमारी पीएमजी को अपॉइंट करेंगे, उसके बाद सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सेंट्रल काउंसिल सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक हो गया। उसके बाद ये क्या करते हैं, हमारे गवर्नर साहब को वो करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये एलजी ऑफ यूटीज को सिलेक्ट करते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद ये किसको करते हैं, देखो जो हमारी यूटीज के सीएम है ना, मैंने आपको 3 बताए थे किसके, दिल्ली, पौंडीचेरी और जेएनके, इनको सिलेक्ट करते हैं। उसके
और बात करें तो हम यूपीएससी / आपका फाइनेंस कमीशन, इनके चेयरमैन को क्या करते हैं, चेयरमैन / मेंबर को क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। उसके बाद हम बात करते थे, देखो ये चेयरमैन ऑफ SC / नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब एंड नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कमीशन। देखो मैंने ये जो आर्टिकल है 338 ABC पार्ट में डिवाइडेड है, तो इसको आप यहाँ से भी याद कर सकते हैं, इनको इंक्लूड करते हैं। उसके बाद हम और जाते हैं, तो खिचड़ी बन गई थोड़ा बहुत, तो ये और किसको इंक्लूड करते हैं, और ये करते हैं किसके, आपके जो कॉलेजेस होते हैं IIT, IIM, NITs, इन सब के किसको, डायरेक्टर्स को क्या करते हैं, डायरेक्टर्स को क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। ये आपके जो भी एम्बेसडर्स होते हैं, क्या होते हैं, एम्बेसडर्स, सॉरी एम्बेसडर्स या एम्बेसडर्स फॉरेन कंट्रीज को क्या करते हैं, आपका अपॉइंट करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उनके VCs को क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, बहुत पॉइंट है, आप प्रेसिडेंट थक जाता होगा, CAG, चीफ इलेक्शन कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, चीफ इंटेलिजेंस कमीशन या इंफॉर्मेशन कमीशन, अटॉर्नी जनरल, इन सबको भी क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। देखो इसमें ना बहुत सारी बॉडीज जो है आपको लिखाई है, जैसे कैग हो गया, चीफ इलेक्शन कमीशन हो गया, विजिलेंस हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया या इंटेलिजेंस हो गया, ये आपका NCSC, NCST, NCBC, UPSC, फाइनेंस कमीशन, ठीक हो गया। ये सब क्या है ना आपके, इनको हम बोलते हैं क्या, इनको बोलते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ठीक है, सॉरी थोड़ा भूल गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बोलते हैं। और इन सबको ना हम अलग से पढ़ेंगे एक अलग सी वीडियो में, इनमें पूछा जाता है, इनका टर्म पूछा जाता है, या इनमें कॉन्स्टिट्यूटिंग बॉडी क्या है, इनको अपॉइंट कौन करता है, इनमें कितने मेंबर्स हैं, ये सारी चीजें ना हम अलग से पढ़ेंगे, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर में आप नॉर्मली अगर आपको समझने की कोशिश, इतनी सारी चीजों को नहीं भी देखोगे ना, जनरली जितने भी बड़े अपॉइंटमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे कौन इलेक्ट करता, कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है, ठीक है। नाउ सेकेंडरी चीज हमने इनको, इनकी जो पढ़नी है वो है इनकी मिलिट्री पावर्स पढ़नी है। मिलिट्री पावर्स क्या है, देखो जितने भी डिफेंस फोर्सेस है ना इंडिया में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनके क्या है, सुप्रीम कमांडर्स। विदाउट देयर कॉल हम कोई भी वॉर को वेज नहीं कर सकते, ठीक है, इन्वेजन कुछ भी। नाउ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं ना, वो चीफ ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स को क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है, इनको प्रेसिडेंट जी अपॉइंट नहीं करते, ये किससे होते हैं, हाई लेवल कमेटी से, हाई लेवल कमेटी से क्या होता है, इनका अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है कि यार चीफ ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स तो प्रेसिडेंट जी इलेक्ट करते हैं, बट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को कौन करता है, तो एक हाई लेवल कमेटी करती है, ठीक है। क्या करती है, एक हाई लेवल कमेटी करती है। नाउ अब आप लोगों को एक और चीज पता होनी चाहिए, मैंने अभी जस्ट बताया था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर होती है ना, वो वॉर को क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं या सीज फायर कर सकते हैं, सीज फायर, ये इनके पास पावर होती है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। देखो अभी तक हमने 2 पावर कर ली, देखो तीसरी पावर इनकी क्या होती है, जुडिशियल पावर कहलाती है, जुडिशियल पावर कहलाती है। देखो जुडिशियल पावर में क्या कर सकते हैं ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या अपॉइंट करते हैं, ये अपॉइंट करते हैं आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया / अदर जजेस, कहाँ के, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के। यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने का है, ये लोअर कोर्ट पे इनका कोई भी रोल नहीं था, ठीक है, इलेक्ट मतलब वो करने का। अभी देखो हमने थोड़ी देर पहले ना बात करी थी किसकी, आर्टिकल्स की बात करी थी, कौन से आर्टिकल्स की बात करी थी हमने, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन पे किसकी बात करी थी, 54, 55 एंड 71। देखो 71 तक हमने बात कर ली थी, अब हम बात करेंगे 72 की।
ये 72 क्या वो करता है, 5 टाइप ऑफ जुडिशियल पावर को 5 टाइप्स ऑफ जुडिशियल पावर को क्या करता है, इंक्लूड करता है। क्या करता है, 5 टाइप ऑफ जुडिशियल पावर को जो अंडर आर्टिकल 72 होती है। देखो ये ना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, कंफ्यूज मत होना इसमें। 5 टाइप की पावर क्या क्या है, देखो मैं सब लिख लेता हूँ। फर्स्ट जो आपकी आती है वो पार्डन होती है, पहले लिख लेते हैं, देन इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। पार्डन, देन जो नेक्स्ट होती है वो आपकी रिप्राइव होती है, थर्ड होती है आपकी रेमिशन, ठीक हो गया। फोर्थ आपकी होती है रेस्पाइट, और फिफ्थ आपकी जो होती है आपकी कॉम्यूटेशन। नाउ देखो, पार्डन, रिप्राइव, रेमिशन, रेस्पाइट और कॉम्यूटेशन। कॉम्यूटेशन, ठीक है। पार्डन क्या होता है, सिंपल सी माफी, फ्री कर देना। क्या कर देना, फ्री कर देना। प्रेसिडेंट कैन पार्डन एनीवन, ठीक है। नाउ रिप्राइव का मतलब क्या होता है, अगर किसी पर्सन की डेथ सेंटेंस है तो उसमें क्या ये लगा देते हैं, स्टे लगा देते हैं कि भाई रुक जाओ, इनको फांसी नहीं होगी, ठीक है। नाउ रेमिशन का मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये रिड्यूस कर देते हैं। क्या रिड्यूस करेंगे, टर्म ऑफ पनिशमेंट, टर्म ऑफ पनिशमेंट। सपोज करो 15 साल की किसी पर्सन का, एक्स पर्सन को जेल होगी, तो प्रेसिडेंट जी के पास अगर इन्होंने रिक्वेस्ट करी तो ये रेमिशन लगा करके अपने कंक्लूजन पे, मतलब अपने विवेक पे, डिस्क्रीट पावर्स होते हैं, ठीक है इनकी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप लोगों को ये बात याद करना, ये डिस्क्रीट पावर है प्रेसिडेंट जी की, तो ये उस सेंटेंस को, 15 साल की सेंटेंस को कम कर सकते हैं, ठीक हो गया ना। हमने रेस्पाइट की बात करी, रेस्पाइट क्या है, अब देखो रेस्पाइट और रेमिशन ना सेम चीज है, ये भी रिड्यूस करता है किसको, पनिशमेंट को, पनिशमेंट के टर्म को। बट यहाँ पे एक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, ये जैसे लिख लेते हैं, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, ये इसका बेस होता है, जिसके रेस्पेक्ट में ये क्या करते हैं, रेस्पाइट पावर का यूज करके पावर पनिशमेंट को रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। कॉम्यूटेशन क्या होता है, सिंपल सी है, इसको तो समझने ऐसे कॉम्यूट कर देना, इसमें चेंज द नेचर ऑफ पनिशमेंट, जी। मतलब क्या है कि डेथ को आपने क्या कर दिया, लाइफ इम्प्रिजनमेंट में चेंज कर दिया, ठीक है। यहाँ तक का समझने में अगर कोई दिक्कत हो रही है तो आप लोग धीरे से एक बार दोबारा रिकॉर्ड कर सकते हैं, अगर तब भी समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन में आप उससे पूछ सकते हैं, ठीक है। मैंने 5 टाइप के आपको जुडिशियल पावर्स आपकी बताई जो प्रेसिडेंट के अंदर आर्टिकल 72 आती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे पार्डन, रिप्राइव, रेमिशन, रेस्पाइट एंड कॉम्यूटेशन। 2-3 बार आप लोग अगर एक बार बोलेंगे ना, इसको आसानी से याद हो जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, चौथी पावर जो है प्रेसिडेंट की है उसको हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स। फर्स्ट, प्रेसिडेंट जी के पास क्या है कि ये 12 पर्सन्स को क्या कर सकते हैं, 12 पर्सन्स को राज्यसभा में नॉमिनेट कर सकते हैं, ठीक हो क्या, और ये एमिनेंट पर्सनालिटीज होती है। नेक्स्ट, ये इनके पास पावर होती है कि किसी भी, किसको, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, किसी भी मेंबर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को क्या कर सकते हैं, डिसक्वालीफाई अंडर आर्टिकल 102, याद कर लीजिएगा 102 पे डिसक्वालीफाई कर सकते हैं किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ऑन एन एडवाइस ऑफ या रिकमेंडेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशन पे, ठीक है। वो रिकमेंडेशन कुछ भी हो सकती है, मतलब किसी भी बेसिस में हो सकती है, उसको हमने ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं देना है, ठीक है। देखो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ना, कोई भी जॉइंट सिटिंग होती है, कोई भी जॉइंट सिटिंग, ठीक है, या कोई भी जनरल इलेक्शन के बाद, कोई भी जनरल
इलेक्शन के बाद जब पहली बार पार्लियामेंट मिलती है तो उसको एड्रेस कौन करता है? प्रेसिडेंट जी आपको उसको एड्रेस करते हैं, ठीक है। ये इनकी एक पावर होगी। नेक्स्ट, लेजिस्लेटिव पावर थोड़ा सा बड़ी है तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो समझने की कोशिश करना, एक सेकंड में थोड़ा सा स्लाइड्स ऐड कर लूँ। आई थिंक स्लाइड्स कम पड़ गई, सॉरी। हाँ, मैंने अभी लेजिस्लेटिव पावर स्टार्ट करी थी, ठीक है। लेजिस्लेटिव पावर में हम यहाँ तक पहुंच गए। नाउ ऑल द जो भी आपके मनी एंड फाइनेंस बिल है ना, वो सारे के सारे इंट्रोड्यूस किस में करे जाते हैं? पार्लियामेंट में जब इंट्रोड्यूस करे जाते हैं। क्या? ऑल द मनी स्लैश मनी एंड फाइनेंस बिल, फाइनेंस बिल, इनकी इन दो के बारे में ना हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। मनी बिल 110 आर्टिकल, 112 फाइनेंस, इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब भी इंट्रोड्यूस होते हैं ना पार्लियामेंट में, इंट्रोड्यूस होते हैं पार्लियामेंट में, तो ये क्या होती है? प्रेसिडेंट जी की रिकमेंडेशन के बाद ही इंट्रोड्यूस होते हैं। रिकमेंडेशन के बाद क्या होते हैं? इंट्रोड्यूस होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं, प्रेसिडेंट जी के साइन के बाद ही कोई भी बिल, कोई भी बिल लॉ बनता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चीज जो हम जाते हैं, देखो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ना आर्टिकल 108 में जॉइंट सेशन को क्या कर सकते हैं? जॉइंट सेशन को क्या कर सकते हैं? कॉल कर सकते हैं पार्लियामेंट में, ठीक है। जॉइंट सेशन को क्या कर सकते हैं? कॉल कर सकते हैं। कहाँ? पार्लियामेंट में। और जब ये पार्लियामेंट कॉल करता है ना, तो इसका जो हेड होता है, मतलब उस जॉइंट सिटिंग को जो हेड करता है, उसे हम बोलते हैं स्पीकर। बोलते क्या है? होता वो पर्सन स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। नाउ जो जॉइंट सेशन होता है ना, उसमें ऑर्डिनरी बिल होते हैं, और 4 टाइम्स आज तक क्या आ चुके हैं? ये बुलाया जा चुका है। जॉइंट सेशन क्या है? 4 टाइम्स आज तक क्या गया है? बुलाया गया है। और इसमें ऑर्डिनरी बिल्स को ही क्या इंट्रोड्यूस किया जाता है, मतलब जिस पे चर्चा होनी जरूरी है वही वही होता है, ठीक है। देखो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ना एक पावर होती है, क्या? कि वो लोकसभा को क्या कर सके? डिसॉल्व कर सके। देखो पार्लियामेंट ना एक बहुत बड़ा चैप्टर है, उसको हम अगली वीडियो में या उसके अगली वीडियो मतलब आने वाली वीडियोस में, लेक्चर्स में कवर करेंगे। तब जाकर आपको पता चलेगा ये लोकसभा ही डिसॉल्व क्यों होती है, राज्यसभा क्यों डिसॉल्व होती है। अभी डिसॉल्व कब करते हैं? जब कोई भी स्पेसिफिक पार्टी मेजोरिटी में नहीं होती, ठीक है। मेजोरिटी में नहीं होती। नाउ अंडर आर्टिकल 123 क्या, जब हमारा पार्लियामेंट क्या होता है ना, पार्लियामेंट आपका किस में होता है? रिसेस में होता है, और एक इम्पॉर्टेंट ऑर्डिनेंस पास करना होता है, तो प्रेसिडेंट जी इस टाइम पे ऑर्डिनेंस को क्या कर सकते हैं? पास कर सकते हैं, ठीक है। हैज द पावर टू पास द ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ द पार्लियामेंट, ये आपको याद होना चाहिए, अंडर आर्टिकल 123। देखो अब जो हमने ऑर्डिनेंस पास करा ना, सॉरी प्रेसिडेंट जी ने, तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास 6 वीक्स होते हैं। क्या होते हैं? 6 वीक्स होते हैं। कहाँ से? जिस डेट से वो रीअसेंबली हुए, इस ऑर्डिनेंस को पास करना है या नहीं, ठीक है। 6 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ रीअसेंबली। देखो कंफ्यूज ना हो तो मैं सिंपल से आपको एक वर्ड्स में इसको अगर मैं बताऊं, तो जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया होती है should pass the ordinance within 6 months from the date, 6 weeks from the date of reassembly, ठीक हो गया। सिंपल से पॉइंट्स है, आप कंफ्यूज होते हैं। देखो मनी एंड फाइनेंस बिल को इंट्रोड्यूस पार्लियामेंट में तभी किया जाता है जब उसको प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होती है, ठीक है। किसी भी बिल में, सॉरी मनी बिल में, किसी भी बिल में अगर प्रेसिडेंट जी अपना साइन करते हैं तो वो बिल जाकर के लॉ बनता है, ठीक है। कब? जब वो लोकसभा स्लैश राज्यसभा से पास होकर के आया हो। अभी इसमें ना प्रेसिडेंट की कुछ पावर्स भी हैं, हम थोड़ा आगे जाकर के डिस्कस करेंगे। नाउ 108 आर्टिकल के अकॉर्डिंगली प्रेसिडेंट जी क्या कर सकते हैं? जॉइंट सेशन को समन करते हैं। उस जॉइंट सेशन को समन करने में जो उस जॉइंट सेशन को हेड करता है, मतलब चेयर करता है, वो आपके कौन होते हैं? स्पीकर ऑफ लोकसभा होते हैं। आज तक का जॉइंट सेशन आपका 4 टाइम्स इंट्रोड्यूस किया गया है, मतलब बुलाया गया है, और ये जनरली ऑर्डिनरी बिल्स के लिए होता है। ऑर्डिनरी
बिल्स के लिए होता है। अभी जब मैं बताऊंगा ये ऑर्डिनरी बिल्स के लिए क्यों होता है। अगर ये एक्सेप्शनल बिल्स के लिए हुआ, मतलब कुछ मनी बिल, फाइनेंस बिल के लिए हुआ, तो गवर्नमेंट क्या है आपकी गिर भी सकती है। ठीक है, ये चीज हम आगे डिस्कस करेंगे कब, पार्लियामेंट वाले चैप्टर में। ठीक है, नाउ पावर की बात करते हैं तो ये लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं, राज्यसभा को क्यों नहीं करते, ये एक फर्दर टॉपिक है, पार्लियामेंट में कवर होगा। बट कंफ्यूज मत होना, राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है। ठीक है, नाउ लोकसभा क्या है, डिसॉल्व कर देते हैं कब, जब किसी भी पार्टी की स्पेसिफिक मेजोरिटी नहीं होती। नाउ अंडर आर्टिकल 123 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन call can pass ordinance, and once the ordinance is passed, the Parliament of India has 6 weeks after the date of reassembly to pass the ordinance or to stop the ordinance. ठीक है, नाउ अभी मैंने आपको बात करी ना, प्रेसिडेंट जी के बिल पे साइन करने के बाद ही वो लॉ बनता है। तो प्रेसिडेंट जी के पास ना 3 वीटो पावर्स होती है। वीटो पावर्स ये कितनी होती है टोटल, 3 होती है। तो फर्स्ट जो होती है आपकी वो एब्सोल्यूट वीटो कहलाती है। क्या कहलाती है, एब्सोल्यूट वीटो। सेकंड आपकी जो कहलाती है वो कहलाती है सस्पेंसिव वीटो। और जो आपकी थर्ड पावर कहलाती है वो कहलाती है पॉकेट वीटो। देखो एब्सोल्यूट वीटो क्या होता है, ये ना एब्सोल्यूट वीटो आपके प्राइवेट मेंबर्स के केसेस में यूज करते हैं जनरली। किसमें, प्राइवेट मेंबर्स के केस में, या देखो प्राइवेट मेंबर को ना अपोजिशन मेंबर को भी इंक्लूड कर सकते हो उसमें। ठीक है, या राज्यसभा के मिनिस्टर्स पे, राज्यसभा के मिनिस्टर्स पे प्रेसिडेंट जी एब्सोल्यूट वीटो को लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि डायरेक्टली गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं होता है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट जी माइट थिंक कि यार ये इतना नेसेसरी इंपॉर्टेंट इवेंट नहीं है। देखो सस्पेंसिव वीटो क्या है, ये ऑर्डिनरी बिल के केस में, ऑर्डिनरी बिल के केस में इसको एक बार, ओनली वंस क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बट ये दोबारा अगर पास होकर गया है वही बिल, तो प्रेसिडेंट के पास साइन करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता। ठीक है, नाउ पॉकेट वीटो क्या है, किसी भी बिल में इन एनी बिल इसको यूज कर सकते हैं, चाहे वो आपका प्राइवेट मेंबर बिल हो या ऑर्डिनरी बिल हो। तो प्रेसिडेंट जी इसको अपनी जेब में रख करके भूल जाएंगे कि हाँ कभी ऐसा बिल भी पास हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी, क्या कोई भी ये बिल में मल्टीपल वीटोस वीटोस काम नहीं कर रहे। ठीक है, मल्टीपल वीटोस का कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, देखो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आपको ये पता होना चाहिए। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अमेंडमेंट क्या है, बिल है जो एक्ट बनेगा या लॉ बनेगा बाद में, उस पे आप कोई भी वीटो यूज नहीं कर सकते, नो वीटो। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो प्रेसिडेंट की हमने कितनी पावर पढ़ ली। देखो हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में हम बात करें तो आपकी, हमने पहले एग्जीक्यूटिव पावर्स पढ़ी, एग्जीक्यूटिव के बाद हमने इनकी मिलिट्री पावर्स पढ़ी, मिलिट्री पावर के बाद हमने पढ़ी इनकी क्या, जुडिशियल पावर, देन हमने लेजिस्लेटिव पावर पढ़ी, और लेजिस्लेटिव पावर पढ़ने के बाद हमने क्या, वीटो पावर्स पढ़ी। वीटो आपका फिफ्थ हो गया। नाउ हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इनकी जो अगली पावर कहलाती है ना उसे हम इमरजेंसी पावर्स कहते हैं। और ये भी क्या है, एक इमरजेंसी इमरजेंसी पावर्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी को क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। इमरजेंसी को क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। इसमें जो फर्स्ट आती है आपकी अंडर आर्टिकल 352, जिसे हम बोलते हैं क्या, नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, अंडर आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी। देखो नेशनल इमरजेंसी कब लगती है, जब एक क्या, रिटर्न रिकमेंडेशन किसकी, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सीओएम बोलते हैं वैसे, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जब एक रिटर्न रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को जाती है, तो प्रेसिडेंट जी आपको क्या लगाते हैं, नेशनल इमरजेंसी को इन्वोक कर देते हैं। सिर्फ कब, नेशनल इमरजेंसी 3 कंडीशंस में आती है, 3 कंडीशंस। ठीक है, फर्स्ट क्या आती है आपकी, वॉर। सेकंड क्या है आपकी, एक्सटर्नल एग्रेशन। ठीक हो गया।
इन दोनों को मिलाकर के हम बात करें तो इसे एक्सटर्नल इमरजेंसी भी बोला जाता है। एक्सटर्नल इमरजेंसी होने के बाहर के कारण की वजह से। थर्ड कारण जो आपको बोला गया है वो आर्म्ड रिबेलियन बोला गया है। रिबेलियन, आर्म्ड रिबेलियन क्या था, ये कब ऐड हुआ था आपका 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978, हमने पढ़ा था, ठीक है। ये ऐड हुआ था। जैसे मैंने उसको भी एक्सटर्नल इमरजेंसी बोला ना, इसको हम इंटरनल इमरजेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरनल इमरजेंसी। नाउ सपोज एक क्वेश्चन आ गया कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज कैन बी इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी कितनी इम्प्लीमेंटेड की जाती है, तो 3 होती है ना। उसका फर्दर डिवीजन है कि एक्सटर्नल इमरजेंसीज कितने टाइप की होती हैं, 2 टाइप की होती है, हमें पता होना चाहिए, और एक इंटरनल टाइप की इसी के अंदर। नाउ जो आपका पार्लियामेंट ऑफ इंडिया होता है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, अब इनके पास ना नेशनल इमरजेंसी को क्या करने के लिए, अप्रूव करने के लिए, 30 डेज होते हैं। और ये 30 डेज के अंदर इनको स्पेशल मेजोरिटी यानी कि 2/3 से स्पेशल मेजोरिटी से इसको पास करना पड़ता है नेशनल इमरजेंसी, कि हाँ भाई सही लगाई है नहीं लगाई है, ठीक है। ये नेशनल इमरजेंसी 6 मंथ्स के लिए क्या करी जाती है, इम्पोज करी जाती है। और इसको हम एक्सटेंड क्या कर सकते हैं, इनडेफिनेट टाइम के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड करते हैं। कब? जब हम रिपीटेड अप्रूवल लेते हैं। क्या लेते हैं? सॉरी, रिपीटेड अप्रूवल लेते हैं। रिपीटेड अप्रूवल किससे लेते हैं? पार्लियामेंट से। हर 6 मंथ्स में। देखो मैंने क्या लिखा है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, तो समझने की कोशिश करना कि ये जो नेशनल इमरजेंसी होती है इसका टाइम पीरियड 6 मंथ होता है, लेकिन इसको हम इन्फिनाइट टाइम तक भी लगा सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कितने समय तक लगेगा, मैं नहीं पता, हम इन्फिनाइट टाइम लेते हैं। इन्फिनाइट टाइम तक लगेगी, लेकिन कब लगेगी? जब हम इसको क्या करेंगे, हर 6 मंथ में पार्लियामेंट से क्या करते रहेंगे, इसको अप्रूव करते रहेंगे। देखो अब इस नेशनल इमरजेंसी लगने के बाद इसका इफेक्ट क्या होता है, हमें ये भी तो पढ़ना है ना। देखो जब नेशनल इमरजेंसी लगती है ना, तो पार्लियामेंट के पास क्या होता है, पार्लियामेंट के पास क्या होता है, राइट होता है। क्या होता है? या पावर होती है। पावर होती है किस चीज के लिए, कि वो लॉज बना सकती है, किसमें? सब्जेक्ट ऑफ स्टेट मैटर्स। सब्जेक्ट ऑफ स्टेट मैटर्स, ठीक हो गया। नेक्स्ट जो है, देखो देखो लोकसभा स्लैश विधानसभा यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का टर्म जो है ना, वो 1 ईयर के लिए क्या है, 1 ईयर के लिए एट अ टाइम क्या जाता है, इंक्रीज किया जाता है। एट अ टाइम इंक्रीज किया जा सकता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या है, फंडामेंटल राइट्स। अभी हम ये पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 सारे के सारे ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, उसके सस्पेंड हो जाते हैं, ठीक है। ये किस आर्टिकल के अंदर, अंडर आर्टिकल 358, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चीज देखो, प्रेसिडेंट आर्टिकल अंडर 19 की बात करें, अंडर आर्टिकल 359 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन सस्पेंड, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन सस्पेंड अदर आर्टिकल, सॉरी अदर फंडामेंटल राइट एक्सेप्ट 20 एंड 21, ठीक है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं, जो नेशनल इमरजेंसी है ना, ये आपकी 3 टाइम आज तक बुलाई गई है। नेशनल इमरजेंसी आज तक 3 टाइम्स कॉल की गई है। फर्स्ट आपके 1962 में इंडो चाइना वॉर पे, ठीक है। अगली बार 1971 इंडो पाक, दोनों बार एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से हुआ, ठीक है। इंटरनल इमरजेंसी नहीं थी। थर्ड 1975 से 77 के बीच में, जैसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनल डिस्टर्बेंस,
इंटरनल डिस्टर्बेंस, इंटरनल इसके ठीक। नाउ अभी हमने फर्स्ट जो आपकी ये थी इमरजेंसी पावर से डिस्कस करते हैं। जो सेकंड इमरजेंसी पावर इसमें आती है वो आती है अंडर आर्टिकल 356, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टेट इमरजेंसी। ठीक हो गया, या इसको हम क्या बोल देते हैं, प्रेसिडेंट रूल बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट रूल। ये किसमें होता है, ये लगता कैसे है, देखो प्रेसिडेंट जी जो ना रिपोर्ट ऑफ गवर्नर पे, गवर्नर की रिपोर्ट के आधार पे किसी भी स्टेट में क्या लगा सकते हैं, ये स्टेट इमरजेंसी लगा सकते हैं। देखो स्टेट इमरजेंसी दो तरीके से लगती है, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 365। देखो आर्टिकल 356 में किसकी वजह से लग सकती है, अगर इफ स्टेट डज नॉट फंक्शन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, और 365 में किस वजह से लग सकती है, इफ द स्टेट इज नॉट फॉलोइंग डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, इसे सेंट्रल इमरजेंसी भी कभी कभी हम कह देते हैं। ठीक है, इसका जो अप्रूवल होता है, अभी मैंने नेशनल इमरजेंसी का 30 डेज बोला है, इसका जो अप्रूवल होता है वो 60 डेज में होता है, और सिंपल मेजोरिटी में होता है। किस में होता है, सिंपल मेजोरिटी में होता है। ठीक है, इससे पहले हमने अभी ऊपर किसकी बात करी थी, कि किस में होता है, स्पेशल मेजोरिटी में होता है। क्या, नेशनल इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी है तो सिंपल मेजोरिटी में इसका काम बन जाता है। ये आपका मैक्सिमम किसने 6 मंथ्स के लिए होती है, सॉरी मिनिमम, कंफ्यूज, मिनिमम की बात कर रहे हैं, मिनिमम 6 मंथ्स के लिए होती है और मैक्सिमम 3 इयर्स के लिए होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, रिपीटेड आपको अप्रूवल लेना पड़ता है हर 6 मंथ्स में। प्लीज इस लाइन को मत भूलिएगा, ये लाइन आपकी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया, नाउ जो ये अभी मैंने आपको बताया ना यार, मैक्सिमम 3 इयर्स के लिए होती है, इसको भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं किस चीज में, नेशनल इमरजेंसी को, विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की मदद से हम इसको 3 ईयर से मैक्स कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे क्या हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में और पंजाब में। अभी मुझे आप बताना कितने टाइम तक मैक्सिमम इसको एक्सटेंड किया गया है। ठीक हो गया, नाउ जब स्टेट इमरजेंसी लगती है ना, तो इस टाइम पे जो स्टेट की विधानसभा होती है, क्या होती है, विधान सभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है ना, ये ऑटोमेटिकली क्या होती है, ये आपकी हो जाती है डिसॉल्व, ये आपकी हो जाती है डिसॉल्व होता है। ठीक हो गया, इस पे जो स्टेट का हेड होता है इस टाइम पे, स्टेट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी पे या स्टेट इमरजेंसी पे जो स्टेट का हेड बन जाता है वो ऑटोमेटिकली कौन बन जाता है, गवर्नर बन जाता है। क्या बन जाता है, गवर्नर हेड बन जाता है। ठीक हो गया, नेक्स्ट जो हम बात करते हैं, जो इसके बिल्स होते हैं, क्या होते हैं, बिल्स, और जो बजट होता है किसका, स्टेट का, ये पार्लियामेंट डिसाइड करती है, पार्लियामेंट डिसाइड करती है या पास करती है। ठीक हो गया, नेक्स्ट आज तक का जो ये आपकी ये स्टेट ये ना इमरजेंसी, ये आज तक का 100 टाइम्स से ज़्यादा बार, ठीक हो गया, इम्पोज हो चुकी है। जो आज तक का फर्स्ट थी, ये आपको याद करना होगा। वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, आप अगर गो थ्रू भी करोगे तो कोई बड़ी बात नहीं। 1950 में पंजाब में, और जो सेकंड मतलब सॉरी सेकंड सेकंड कौन याद करता है, मोस्ट को याद करते हैं। मोस्ट आपका यूपी में लगी है 10 टाइम्स लगी है। ठीक है, स्टेट इमरजेंसी। नाउ हमने दो तो इमरजेंसी पावर्स कर ली, नाउ थर्ड हमने जो इमरजेंसी पावर करनी है वो क्या है आपकी, वो है आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी।
इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी आपकी अंडर आर्टिकल 360 लगती है। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी का मतलब ही क्या है, अगर फाइनेंस में कोई दिक्कत आ रही है तो आपकी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये नेशनल इमरजेंसी को इम्पोज कर सकते हैं, ठीक है। देखो, किसी भी कंट्री का अगर फाइनेंस रिस्क पे है तो क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फाइनेंशियल इमरजेंसी को इन्वोक कर सकते हैं, ठीक हो गया। सेकंड, इसमें क्या होता है, अगर प्रेसिडेंट जी को लग रहा है कि जो इकोनॉमी है वो आपकी कोलैप्स होने वाली है, कोलैप्स होने वाली है, तो ये डेस्परेट मेजर लेकर के फाइनेंशियल इमरजेंसी को कर लगा देते हैं, ठीक है। 60 डेज में अप्रूवल लेना होता है, अप्रूवल लेना पड़ता है किससे, पार्लियामेंट से विद सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी स्पेसिफिक मेजोरिटी जो है ये आगे जाके पार्लियामेंट वाले इसमें चैप्टर में पढ़ेंगे, सॉरी। देखो, इस पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर एक बार फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई तो ये इनडेफिनेट टाइम के लिए, यानी कि इन्फिनाइट टाइम के लिए क्या कर सकती है, कंटिन्यू कर सकती है, जब तक इसको हम रिवोक ना करें। और इसमें ना नो रिपीटेड अप्रूवल, इसमें बार बार आपको हर 6 मंथ में पार्लियामेंट से रिपीटेड अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। यहाँ तक हमने जो चीज़ें पढ़ी ना वो सारी की सारी क्या थी, प्रेसिडेंट से रिलेटेड थी, प्रेसिडेंट की पावर से रिलेटेड थी, प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड थी। सेम चीज़ हम कुछ वीडियोस में आगे जाकर के गवर्नर एंड सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट पर्सन है जिनको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। नाउ अगर हम बात करें ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अगर आप गो थ्रू करोगे तो मैं वैसे इसको सिर्फ बता देता हूँ, या आप लोग अगर लिखना चाहते हैं तो वो मैं आपको बता दूंगा, वो आप लोग देख सकते हो, ठीक हो गया। नाउ इस पे जो फर्स्ट पॉइंट है ना कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और कुछ नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो आज तक का 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स रहा, ये कुछ फैक्ट्स हैं, अगर किसी स्टेट एग्जाम में कभी कभी पूछे जा सकते हैं, या नॉर्मल वनडे एग्जाम में पूछे गए तो एक बार देख लेना आप लोग। 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में अगर प्रेसिडेंट आपके टर्म्स में जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो चुना गया है वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक हो गया। 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म में इनको हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चुना गया है, ठीक है। फर्स्ट टाइम आपके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने थे वो थे आपके डॉक्टर वी.वी. गिरी, ठीक हो गया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या तो आप यंगेस्ट बोल लो या अनअपोज्ड, मतलब इनके अपोजिशन में कोई खड़ा नहीं था, उनकी बात कर लो तो वो है आपके नीलम संजीव रेड्डी, एन.एस. रेड्डी बोला जाता है इनको, ठीक है। 62 ईयर्स की उस पर बने थे, यंगेस्ट जो आज तक बने हैं 62 ईयर्स पे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो टेन्योर पे डाई करें, टेन्योर पे डाई करें, ऐसे हैं कितने, 2। फर्स्ट है आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। सेकंड है आपके फखरुद्दीन अली अहमद, ये दोनों के दोनों प्रेसिडेंट अपने किस पे, सर्विंग पीरियड पे इनकी डेथ की वजह से क्या हो गए थे, मर गए थे, ठीक है। देखो, अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी ना इसमें यार कि अगर वैकेंसी आती है तो आपके वाइस प्रेसिडेंट या सुप्रीम कोर्ट के जज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर सीनियर मोस्ट जज क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन सकते हैं। तो जो फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट के जो जज बने थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो बने थे ना वो थे आपके के.आर. नारायणन, ठीक है। जो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी, ये तो यार देखो, ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको को स्वेल करने पड़ेंगे, मतलब रटने पड़ेंगे, क्योंकि ये कभी कभी ना एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो डॉक्टर प्रतिभा, प्रतिभा सिंह पाटिल इनका पूरा नाम है, डॉक्टर प्रतिभा पाटिल भी बोला जाता है इनको कभी कभी। देखो, फर्स्ट सीजेआई जो एक्टिंग
प्रेसिडेंट बने थे, एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने थे, वो क्या थे? जस्टिस सैयद एम हिदायुल्लाह। ठीक है, जस्टिस सैयद एम हिदायुल्लाह। ठीक हो गया। यहाँ तक जो हम लोगों ने पढ़ा ना गाइस, ये पढ़ा हमने आज प्रेसिडेंट के बारे में। प्रेसिडेंट के बारे में हमने जो स्टार्ट किया था वो आर्टिकल नंबर 52 से करा था, एंड देन उसके बाद हम प्रेसिडेंट जी को क्या करते हुए, खत्म करते हुए चलते गए। ठीक हो गया। नाउ अब आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये पार्ट किस चीज़ का था। ये आपके जो प्रेसिडेंट जो थे पार्ट 5 के अकॉर्डिंग उस पे आते हैं। तो आप लोगों को ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग धीरे धीरे मेरे साथ पढ़ते जाइए, एंड आप लोगों के टॉपिक्स में जो भी डाउट हो प्लीज़ मुझे बताते जाइएगा। एंड आज के लिए हम यहीं पे इसको कंक्लूड करते हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद मी।